हेलो, कैसे हैं भाई सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका नालंदा एजुकेशन एप्लीकेशन पर स्वागत है। देखिएगा, आपको पता होगा कि लेखपाल पटवारी के लिए हमारा बैच चल रहा है, पेड बैच भी चल रहा है। इसके अलावा ये जो हमारी क्लास है ये उत्तराखंड से संबंधित है और उत्तराखंड में हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री, जिसमें मैं करा रहा हूँ आपको चंद वंश। तो आपने देखा होगा कि पिछली 4 क्लासों में हम पढ़ चुके हैं चंद वंश के शासक। तो जितने भी शासक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और आज जो हमें चर्चा करनी है वो बात करनी है चंद वंश के प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिएगा कि जितने इंपोर्टेंट चंद वंश के शासक हैं उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है चंद वंश का प्रशासन। बेसिकली चंद वंश का प्रशासन हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, वहां की गुप्तचर व्यवस्था हो गई और बेसिकली वहां का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं एक क्लास और आपको दूंगा और वो मैं दूंगा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड। फिलहाल जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो ये है। और आज की क्लास में लगभग चंद वंश कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका पवार वंश गढ़वाल का। तो अपनी यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आपने देखा होगा कि जो अंतिम शासक था चंद वंश का वो था महेंद्र चंद। और 1790 में होता क्या है कि महेंद्र चंद्र की मृत्यु हो जाती है और महेंद्र चंद्र के पश्चात जो अधिकार हो जाता है कुमाऊं क्षेत्र पर वो हो जाता है गोरखाओं का। तो इस प्रकार से होता क्या है कि गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो जाती है और चंद वंश के हाथ से कुमाऊं निकल जाता है। और आगे चल के 1804 में गढ़वाल पर भी ऐसे ही होगा, गोरखाओं का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। तो चंद वंश के दौरान लंबा काल रहा है। आप सोचिए कि लगभग 8वीं शताब्दी के शुरू से लेकर के और लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक चंद वंश रहा। लगभग मोटा मोटा 1000 साल तक चंद्रवंश रहा। तो क्या सिस्टम था चंद्रवंश का, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसको एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, जो चंद्र व्यवस्था थी यानी जो चंद्र प्रशासन था वो कुछ हद तक मौर्य प्रशासन पर आधारित था। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में एक काल सुना होगा, मौर्य काल। और बेसिकली मौर्य काल के बारे में आप जानते होंगे कि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक जैसे शासक उसमें हुए। जब हम मौर्य प्रशासन की बात करते हैं तो मौर्य प्रशासन जाना जाता है अपनी केंद्रीकृत व्यवस्था के लिए। यानी मौर्य प्रशासन में जो समस्त शक्तियां होती थी वो केंद्र में होती थी और खास करके राजा के पास होती थी। और उसके बाद में जो साम्राज्य होता था वो बटा हुआ होता था आपका मंडल में, उसके बाद में बटा हुआ होता था वो प्रांतों में, और प्रांत के बाद नीचे उसी तरीके से आगे विषय होते थे, विषय के बाद में फिर और आगे इसी तरीके से सब चीजें बांटी जाती थी। यानी जो संरचना थी, प्रशासनिक संरचना, वो अलग अलग छोटी इकाइयों में बटी हुई होती थी। इनकी भी कुछ व्यवस्था मौर्यों के जैसी ही थी। सामान्य तौर पर क्या होता था कि प्रशासनिक इकाई में जो पूरा राज्य होता था वो बटा हुआ होता था मंडलों में। यानी राज्य बटा हुआ था मंडल में और मंडल बटे हुए होते थे देश में और देश बटे हुए होते थे परगनों में और परगने बटे हुए होते थे गरखों में और गरखे बटे हुए होते थे गांव में। इस बात को आप समझिएगा। देखिए, सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो गांव होती थी। जो हमें अभिलेखों से, ताम्रपत्र लेखों से जो जानकारी मिलती है वो पता चलता है कि सबसे छोटी इकाई गांव थी। और गांव का जो प्रमुख होता था वो होता था बूढ़ा और सयाणा, यानी बूढ़ा बूढ़ा या सयाणा। कुछ क्षेत्रों में बूढ़ा बोलते थे और कुछ क्षेत्रों में सयाणा बोलते थे। आप इसकी तुलना कर सकते हैं एज ए प्रधान से, जैसे गांव का प्रधान होता है वैसे। और ये जो होता था इसके पास गांव के न्यायिक अधिकार भी होते थे। यानी गांव में न्याय का कार्य यही यही करता था जो गांव का मुखिया होता था, गांव का प्रधान होता था, जिसे बूढ़ा या सयाणा कहते थे। और इनकी सहायता के लिए एक पोस्ट और होती थी गांव में जिसे कोटाल कहा जाता था, या इसे कोटला कहते थे, यानी कोटाल। कोटाल जो पद होता था वो होता था हिसाब किताब रखने वाला। यानी जो कुछ भी हिसाब है, राजस्व का हिसाब किताब रखना है, वो सब ये काम करता था। एज ए आप इसे मान सकते हो मुंशी की पोस्ट। यानी गांव के लेवल पर पूरा मुंशी का काम करने वाला, पूरा डाटा रखने वाला कि कितना रेवेन्यू कौन दे रहा है, कैसे आ रहा है, उसको जो रखता था वो ये रखता था। इसके अलावा गांव की सुरक्षा के लिए एक पोस्ट और होती थी और वो होती थी प्रहरी की। प्रहरी का काम होता था गांव की रखवाली करना, गांव की सुरक्षा करना, यानी पहरेदारी की व्यवस्था करना। तो गांव का मेन हेड जो था वो बूढ़ा या सयाणा होता था। और उसके अंतर्गत कुछ और भी पद थे, जिसमें एक पद था आपका कोटाल का, जो कि हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति होता था, और एक पद होता था प्रहरी का, जो कि सुरक्षा से संबंधित था, यानी पहरेदारी की व्यवस्था को संभालता था। इसी प्रकार से अनेक गांव जब मिलते थे तो इन गांवों से मिलकर के एक संरचना बनती थी जिन्हें हम बोलते थे गरखे।
जैसे एक साइड के गांव हो गए तो ऐसे 8-10 गांव मिलाकर के एक संरचना होती थी जिसे गरखे बोलते थे। और इस गरखे का पद होता था, इसे गरखे का जो होता था वो होता था नेगी, ये बोलते थे नेगी। तो यानी गरखे का आप ऐसे टाइप मान लीजिए कि कोई एक रोड है, एक सड़क है, उस सड़क पर जो भी 4-5 गांव है उनको मिलाकर के क्या बना दिया, एक गरखे बना दिया। तो ऐसे 1-2 इस तरीके से गरखे, और इनका प्रमुख जो होता था वो नेगी होता था। इसी प्रकार से जितने गरखे होते थे उन मेन गरखों को मिलाकर के बनता था एक परगना। इसको मिला के बनता था एक परगना। परगना परगना एक तरीके से एक ऐसी स्थिति मान लीजिए आप, तहसील लेवल की इकाई थी परगना। ठीक है, आज भी आप सुनते होंगे कई बार कि भाई हाँ एक ये परगना है। ठीक है, तो ये जो परगना होता था, परगने दो प्रकार के होते थे। परगने जो होते थे वो दो प्रकार के होते थे। एक परगने वो होते थे जो आपका सिकदार के नियंत्रण में आते थे, यानी कुछ परगने ऐसे थे जिनका प्रमुख जो होता था वो सिकदार होता था, और कुछ परगने ऐसे होते थे जिनका प्रमुख जो है वो आपका सैनिक प्रमुख, यानी आप मान लीजिए कि बख्शी होता था, बख्शी। यानी कुछ परगनों का प्रमुख होता था सिकदार और कुछ का होता था बख्शी। इसी प्रकार से परगनों से मिलकर के आपस में बनती थी एक संरचना जिसे हम बोलते थे देश। ठीक है, देश वो बनता था, जैसे मल्ला देश, ये देश, अलग अलग देश होते थे। ठीक है, जैसे पर्वत डोटी का देश आपने सुना होगा, तो ऐसे देश बनते थे। और इस देश से ऊपर भी एक संरचना होती थी जिसे बोलते थे मंडल। और ये मंडल जो होते थे ये भी दो प्रकार के होते थे। कुछ मंडल तो ऐसे होते थे जो सीधे राजा के नियंत्रण में होते थे, यानी उस पर अधिकार सीधा राजा का होता था। और कुछ मंडल ऐसे होते थे जो सामंत के अधीन होते थे, यानी उन्हें सामंत वहां से पूरा राजस्व वसूलता था, पूरा टैक्स कलेक्शन करता था और उसके बाद में वो राजा को देता था। बाकी सबसे ऊपर मंडलों से मिलकर के बनता था पूरा साम्राज्य, और इस साम्राज्य का हेड जो होता था वो होता था राजा। तो अब व्यवस्था समझिए, सबसे ऊपर सुप्रीम पावर है राजा। राजा का पद जो होता था वो बेसिकली सर्वोपरि था, समस्त शक्तियां राजा में केंद्रित होती थी। और कुल मिलाकर के जो चंद वंश था इसकी व्यवस्था भी केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत का मतलब भले ही सबके साथ कुछ शक्तियां विकेंद्रीकृत की गई हैं, लेकिन मेन सर्वोच्च उन सबका अधिकारी राजा ही है। जैसे न्याय की शक्तियां भले ही बूढ़ा और सियाणा में गांव के स्तर पर हैं, लेकिन न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था चंद प्रशासन में वो राजा होता था। इसी प्रकार से हर प्रकार का सर्वोच्च अधिकारी राजा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद प्रशासन में सामान्यतः केंद्रीकृत व्यवस्था थी, यानी केंद्रीकरण पर आधारित था। ठीक है, राज्य मंडल में बटे हुए होते थे। मंडल दो प्रकार के होते थे, सामंत के नियंत्रण में, राजा के नियंत्रण में। मंडल के नीचे देश होता था, देश परगनों में बटा हुआ होता था। कुछ परगने सिकदार के, कुछ परगने बख्शी के होते थे। उससे नीचे गरखे होते थे जिनका प्रमुख नेगी होता था, और गरखे गांव में बटे होते थे, गांव का प्रमुख बूढ़ा या सियाणा होता था। और इनके नियंत्रण में कुछ और पद होते थे, जिसमें जैसे आपका कोटाल होता था जो कि हिसाब किताब रखता था, और प्रहरी होता था जो कि गांव की सुरक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। चंद प्रशासन सामान्यतः केंद्रीकरण पर आधारित था। ठीक है, चंद साम्राज्य मंडलों में विभाजित था, और मंडल सामान्यतः दो प्रकार के होते थे, जैसे मैंने आपको बताया। एक मंडल होते थे सामंतों के अधीन, और दूसरे मंडल होते थे जो डायरेक्ट राजा के अधीन होते थे। यानी आप ऐसे मान लीजिए, जैसे ऐसे क्षेत्र हो गए, जैसे आज हम अगर इंडिया की बात करें तो एक हो गया आपका यूनियन टेरिटरी, जिस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। दूसरा है आपके स्टेट अलग अलग, तो वहां का प्रधान जो है वो अलग अलग वहां की राज्य की सरकारें हैं। तो इस प्रकार से जो मंडल होते थे वो दो प्रकार के थे। एक जिनका दायित्व सामंतों को दे रखा था, एक वो जो राजधानी के आसपास का क्षेत्र था वहां का जो था वो नियंत्रण सीधा किसका होता था, राजा का होता था। राजा की अगर बात करी जाए तो राजा ही राज्य का सर्वोच्च प्रतिनिधि और प्रधान न्यायाधीश था। भले ही बहुत सारी कचहरियां शुरू हुई, उनको न्याय का अधिकार था। आपको पता होगा लक्ष्मी चंद ने दो कचहरियां शुरू की थी, न्योवेली और बिष्टावली। न्योवेली आम जनता के लिए और बिष्टावली सैनिकों के लिए। तो भले ही वहां न्याय कोई करता हो, लेकिन न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। राज्य की समस्त भूमि उसके अधीन थी। जमीन को राजा या युवराज ही गूठ या संकल्प या रोत के रूप में दे सकता था। इसका क्या मतलब है ये समझिएगा। एक्चुअली आपको ये तो समझ में आया कि जितनी जमीन थी साम्राज्य में वो सब किसकी होगी, राजा की होगी। ठीक है, तो सब जमीन राजा की होती थी। लेकिन राजा क्या करता था, जमीन के राजस्व अधिकारों को यानी जमीन को दान कर देता था कई बार।
खास करके जमीन दो प्रकार के लोगों को दान की जाती थी। एक तो धार्मिक मामलों में मतलब जैसे मान लीजिए कोई तीर्थ यात्री हैं, कुछ हैं या मंदिर हैं, तो उनको भूमि दान में दे दी कि भाई वहां से जो पैसा वैसा आएगा, उस जमीन से जो भी पैसा आएगा उससे मंदिरों का काम चलता रहेगा। यानी मंदिरों के अधीन जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को हम बोलते थे गूठ भूमि, गूठ। और आपको मैंने बताया भी था कि जो बाज बहादुर चंद शासक हुए हैं चंद वंश के, तो बेसिकली उन्होंने जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूठ भूमि दान में दी थी। इसके अलावा दूसरी भूमि होती थी संकल्प या रोत भूमि। ये दी जाती थी उन लोगों को जो कि बहादुरी का काम करते थे। ये एज ए खिताब के तौर पर, मान लीजिए कोई युद्ध में लड़ा, बढ़िया लड़के आया, तो ठीक है भैया, उसे वहां की भूमि दे दी और उसको रोत भूमि दे दी, उसको रोत भूमि कहते थे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है गूढ़ भूमि क्या होती थी या रोत भूमि क्या होती थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये भूमि देने के जो अधिकार थे ये या तो राजा के पास थे या उसके पुत्र के पास थे, जो बड़ा पुत्र होता था जिसे युवराज कहते थे। राजा का जो उत्तराधिकारी होने वाला होता था उसे युवराज कहा जाता था, जो कि सामान्यतः बड़ा पुत्र होता था। तो जो राजा की शक्तियां होती थी वो कुछ हद तक शक्तियां युवराज के पास होती थी, इसलिए इन भूमि को देने का अधिकार राजा के पास था और राजा के साथ साथ युवराज के पास था। और ध्यान रखिएगा युवराज का पद काफी बड़ा था, युवराज सेनापति भी होता था। यानी कहीं लड़ाई होती थी तो राजा तो बेचारा बूढ़ा है, बट उसका जो जवान पुत्र है युवराज, वह उसके नेतृत्व में ही सेना जाती थी। यानी इसकी भूमिका एज ए सेनापति की भी होती थी। ठीक है, तो राजा के बाद युवराज ही सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। इसके अलावा आप क्या करिएगा, एक चीज और, कि जैसे मैं आपको ये पीडीएफ करा रहा हूं तो इसका मैंने कलर थोड़ा और व्हाइट कर दिया, आपके लिए इजी होगा। आप इसे इस तरीके से निकलवा लेना, इस तरीके से, जैसे ये पीडीएफ है, आप इसे ऐसे निकलवा लेना और निकलवाते चलना। अब आपको ऐसे मिल जाएगी और इस पे फिर मेन आप चीजों पे लिख लेना। और इसके साथ में क्या है, आपको यहां पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर स्पेस दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट के नाम से। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां लिख दिया, कई जगह खाली है, जैसे यहां खाली है, तो जो आपको लगता है वो आप यहां पर अपने से नोट कर लेना। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई क्लास देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस तरीके से पूरे आपके एक कंपाइल नोट्स बन जाएंगे बढ़िया। इसमें जल्दी आप अपना पूरा उत्तराखंड की जीएस वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, उत्तराखंड कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट है कि मेन शासकों के समय कौन कौन सामंत थे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लेना कि वालो कल्याण चंद के समय सामंत जो था वो पृथ्वी चंद था, ऐसे ही रतन चंद का सामंत जो था वो डुंगड़ा बसेड़ा था। तो इनको आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। सामंत कौन होते थे? सामंत बेसिकली मंडल के प्रमुख होते थे और इनका काम था कि जितना भी इनके अधीन जो भी परगने होते थे, उनके अंदर जो भी घर के गांव होते थे, वहां से जो राजस्व आता था उस राजस्व को कलेक्ट करके ये राजा को देते थे। तो ये बेसिकली सामंत थे। और इसके अलावा कभी भी युद्ध होता था, कुछ भी होता था, तो अपने यहां से सैनिक वगैरह को भी युद्ध में भेजते थे। तो ये इनका प्रमुख काम था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चंद राजा भी मौर्यों के देवानाम प्रिय तथा कुषाणों की देवपुत्र के समान उपाधि धारण की। देखिएगा, मौर्यों के शासकों ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करी, खास करके अशोक ने। आप जानते होंगे कि अशोक के द्वारा देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की गई थी। देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक, उसने उपाधि धारण करी। कहते हैं कि ऐसी कुछ उपाधि चंद शासकों ने भी धारण करी। और कुषाण शासक हुआ है कनिष्क, कनिष्क ने बहुत सारी उपाधि धारण करी थी। उसने एक चीनी उपाधि धारण करी थी देवपुत्र, उसने एक रोमन उपाधि धारण करी थी सीजर। इसी प्रकार से उसने कई उपाधियां धारण करी थी। कहते हैं कि चंद शासकों में भी ऐसी उपाधियों को धारण करने की प्रवृत्ति देखी गई, यानी उन्होंने मौर्य शासक अशोक की तर्ज पर देवानाम प्रिय, यानी वो नाम जो देवताओं को प्रिय है, ऐसी उपाधि धारण करी। और कनिष्क के समान उन्होंने जो है वो देवपुत्र की उपाधि, यानी देवताओं के पुत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसको एक बार आप पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेहरा और फर्तियाल। मेहरा और फर्तियाल कौन होते थे? तो देखिए, राजा था, राजा के यहां पर बेसिकली दो समुदाय होते थे, एक होता था मेहरा और एक होते थे फर्तियाल। क्या काम था? ये परामर्शदात्री समुदाय थे। यानी मेहरा और फर्तियालों का जो गुट हुआ करता था, ये राजा को परामर्श दिया करता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो राजा के दरबारी थे वो दो गुटों में बटे हुए थे, मेहरा और फर्तियाल, और इनका काम था राजा को सलाह देना। राजा को सलाह देते थे और इन्हीं की सलाह से बहुत बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती थी। यानी मेन जो भी प्रशासन में बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती थी वो इनके हस्तक्षेप के बिना, इनके परामर्श के बिना नहीं होती थी।
तो आपसे अगर पूछा जाए मेहरा व फर्तियाल कौन थे, तो राजा के एक परामर्शदात्री संस्था होती थी जो चंद राजाओं के समय मेहरा और फर्तियाल थे, यानी मेहरा और फर्तियाल प्रमुख संस्था थी और ये एक तरीके के परामर्शदाता थे। मेहरा और फर्तियालों पर सारा चंद दरबार निर्भर करता था और इनके अनुसार ही दीवान तथा बख्शी का चयन होता था, यानी महत्वपूर्ण जो पद होते थे उनका चयन इन्हीं के परामर्श से होता था। मंडलों के नीचे देश, मैंने अभी बताया मंडल जो बटे हुए होते थे वो देश में बटे हुए होते थे और फिर देश जो बटा हुआ होता था वो परगनों में बटा हुआ होता था, यानी मंडलों के नीचे देश और देश के नीचे की इकाई की जो होती थी वो होती थी परगना। और जो परगने होते थे वो दो प्रकार के होते थे, मैंने आपको अभी बताया। एक परगना वो होता था जो नागरिक अधिकारी यानी सिकदार के अधीन होता था। कुछ परगने ऐसे होते थे प्रथम जो नागरिक अधिकारी यानी सिकदार के अधीन आते थे, और दूसरे वो होते थे जो सैनिक कमांडर के अधीन आते थे, जिसे हम बख्शी बोलते थे। यानी एक वो परगने थे जो सैनिक कमांडर के अधीन थे, जहां से सैनिक कमांडर उन पर नियंत्रण रखता था, राजस्व वसूली करता था और उससे सैन्य खर्च किए जाते थे उन परगनों से। और कुछ परगने ऐसे थे जहां पे वहां से वसूल करके वो ऊपर जाता था सामंतों के पास और सामंतों से वो जाता था सीधा राजा के पास। तो परगने होते थे दो प्रकार के, एक जो सिकदार के नियंत्रण में आते थे, ठीक है, दूसरा जो सैनिक कमांडर के अधीन आते थे। परगने बटे हुए होते थे गरखे में और गरखे का प्रमुख होता था नेगी, नेगी। और गरखों से नीचे की इकाई जो थी वो गांव थी, यानी गरखे विभाजित होते थे गांव में। और गांव का जो प्रमुख होता था यानी मुखिया होता था उसे सयाना अथवा बूढ़ा कहा जाता था। कुछ जगह पे सयाना कहते थे, कुछ जगह पर बूढ़ा कहते थे। और उनके अधीन एक दो पद मैंने आपको और बताए थे। एक पद आता था कोटाल, जो एग्जाम में पूछ लेता है। इसका काम था गांव के स्तर पे हिसाब किताब रखना राजस्व का, यानी पूरा चढ़ाना, उसको मुंशीगिरी करना कि कितना पैसा किसका बकाया है, कितना अनाज किससे आना है, वो सब करना। बूढ़ा अथवा सयाना अपने गांव के न्यायाधीश भी होते थे, यानी जुडिशरी पावर गांव के लेवल पर, विलेज के लेवल पर वो किनके पास थी? सयाना और बूढ़ा के पास थी। और जहां पर बैठकर ये पंचायत किया करते थे, निर्णय लिया करते थे, उस जगह को बूढ़ा चौरा कहा जाता था। बूढ़ा चौरा उस जगह को कहा जाता था। तो बूढ़ा चौरा क्या था? जहां पर सयाना और बूढ़ा लोग मिलकर के न्याय किया करते थे, बेसिकली उस जगह को बोलते थे बूढ़ा चौरा कहा जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रशासन के बारे में थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण दीवान रहे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जयकिशन जोशी, शिवजत जोशी, हरकदेव जोशी, ये कुछ विख्यात दीवान रहे हैं, बट ठीक है, उतना ज्यादा शायद ना पूछे। ऐसे कुछ परगने होते थे, काली कुमाऊ, चौभैसी, सोर, सीरा, फल्दा कोट। तो ये परगने थे। छकाता, आप बताइएगा कि कौन ऐसा शासक था जिसने छकाता को जीता था और भीमताल में उसने एक किले की स्थापना करी थी? आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है, बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बात थी, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि चंदों की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो कार्य था, उनका सुधार था, वो था पंचायती व्यवस्था को शुरू करना। आप देखिए, गांव के लेवल पर एक सिस्टम चल रहा है, गांव के लेवल पर बूढ़ा और सियाना राज कर रहे हैं, तो एक पंचायती व्यवस्था वहां आपको दिखाई देती है। अब आपको यह बताना है कि इस पंचायती व्यवस्था को किस चंद शासक ने शुरू किया था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहली वीडियो में ही मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इन लोगों ने पंचायती राज प्रणाली को अपना लिया था। हमने तो खैर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद 1959 में पहली बार नागौर जिले में, और उसके बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन से हमने संवैधानिक दर्जा उस व्यवस्था को दे दिया। ठीक है, आपको कमेंट करके ये और बताना है कि भारत में जो व्यवस्था है पंचायती राज की, वो किस समिति की सिफारिश के फ्रेमवर्क को हमने अपनाया था, यानी जो सिफारिश की गई थी वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश को हमने अपनाने की कोशिश करी है अपने पंचायती सिस्टम में। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि वो समिति कौन सी थी। अगली बात करते हैं न्याय प्रणाली। जुडिशरी सिस्टम कैसा था? बढ़िया था। आपने देखा होगा गांव के स्तर पर बूढ़ा और सियाना न्याय करते थे, और न्याय का सबसे प्रमुख जो था वो राजा होता था। यानी मेन अगर कोई राजा के पास पहुंच गया तो राजा किसी का भी फैसला बदल सकता था। यानी आप ऐसे मान लीजिए, आज में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने निर्णय को बदल देने की, कुछ भी कर देने की, नीचे वाली संस्थाओं के निर्णय को बदल देने की, वो पावर जो है वो होती थी किसके पास उस समय पर? राजा के पास।
अब आपको बताना है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकता है, ठीक है, यानी निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है, ये आप बताइएगा। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। पंचनवीसी नामक पंचायत कचहरी होती थी। एग्जाम में पूछेगा पंचनवीसी क्या होती थी। पंचनवीसी, तो पंचनवीसी एक पंचायत कचहरी है, जैसे आपने सुना होगा कि पंचायत में निपटा लेते हैं मामला भाई, तो इसी तरीके का कुछ 5 लोग बैठते थे, उन्हें पंचनवीसी कहते थे, और उस पंचनवीसी में लोग बैठ करके न्याय करते थे, उसको निपटारा करने की कोशिश करते थे, ठीक है, जिसे 4 थान कहा जाता था, ठीक है। तो पंचनवीसी नामक पंचायत कचहरी होती थी जिसे 4 थान भी कहा जाता था। दंडाधिकारी को दंडे कहा जाता था। तो ये तो खैर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पूछ लें आपसे कि दंडे ये क्या होता था, तो दंडाधिकारी होता था, जो दंड देने वाला प्रमुख अधिकारी होता था, तो उसे जो है वो दंडा ही कहा जाता था, ठीक है। फांसी की सजा ऊंचे पहाड़ों में दी जाती थी, जिसे सूली का डांडा कहते थे। सूली का डांडा यानी एक निश्चित जगह होती थी, ठीक है, ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर के वहां पे जो है वो फांसी दी जाती थी। कई बार पेड़ों से लटका करके फांसी दी जाती थी, लेकिन जहां दी जाती थी उस जगह को कहते थे सूली का डांडा। यार यहां से उतनी चांस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सी बातें ध्यान रखिएगा। चंद प्रशासन की एक अन्य विशेषता है गुप्तचर प्रणाली। हमें पता चलता है कि चंद व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था भी थी। जैसे कि हम मौर्यों की बात करें तो आपको पता चलेगा कि मौर्य प्रशासन में भी गुप्तचर थे, और जो गुप्तचर होते थे उन्हें कहा जाता था गुण पुरुष। यानी गुप्तचरों के लिए जो आपको शब्द मिलता है सुनने के लिए, वो गुण पुरुष मिलता है। और इनका जो प्रमुख होता था, जो अधिकारी होता था, इनको संभालने वाला पूरा खुफिया एजेंसी का हेड जो होता था, उसे महामात्यापसर्प कहा जाता था। महामात्यापसर्प कहते थे उसको। यानी ये ऐसे मान लो कि भाई साहब रो का मेन चीफ होता था, यानी पूरा गुप्त जो आपकी खुफिया एजेंसी थी उसका प्रमुख, ठीक है। तो गुप्तचर प्रणाली मौजूद थी। गुप्तचर के द्वारा बहुत सारी जानकारी निकाली जाती थी, क्या चल रहा है पवार वंश में, क्या चल रहा है डोटी राज्य में, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। और इनमें शामिल ये किन लोगों को करते थे, जैसे पंडित हो गए, जैसे वैश्याएं हो गई, जैसे कोई सामान बेचने वाला व्यापारी हो गया, इनको जोड़ते थे जिन पे कोई शक भी ना करे। तो गुप्तचर प्रणाली एक प्रमुख विशेषता थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चंद प्रशासन में गुप्तचर प्रणाली भी मौजूद थी। नेक्स्ट अगली बात हम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कर प्रणाली, यानी टैक्सेशन कैसे था। तो देखिए चंदों ने जो मेन काम किया है वो किया है जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, और चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। तो आपको पता होगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पे लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है और पहला ग्रंथ है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, तो उसने राज्य के लिए कुछ आवश्यक तत्व बताए हैं, जिसमें एक सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत, जिसमें उसने राज्य के लिए 7 अंग महत्वपूर्ण बताए हैं। जिसमें एक उसने राजा, दूसरा राज्य क्षेत्र होना चाहिए, एक तो राजा होना चाहिए, एक राज्य क्षेत्र होना चाहिए, राजा का एक किला होना चाहिए जिसे दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा अमात्य होना चाहिए यानी मंत्री होने चाहिए। उसके अलावा एक कोष होना चाहिए, कोष। उसके अलावा आपका मित्र होना चाहिए यानी एक पड़ोसी राज्य होना चाहिए। उसके अलावा एक सेना होनी चाहिए। तो ये उसने 7 अंग जो है वो मुख्यतः बताए हैं राज्य के लिए। और चंद शासकों ने शायद इस सप्तांग सिद्धांत पे अच्छा खासा ध्यान दिया और वो समझ गए कि कोष कितना जरूरी है। कोष की तुलना शरीर के मुख से करी जाती है, ध्यान रखिएगा। जो सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग हैं, कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। ये चाणक्य ने ही सप्तांग सिद्धांत दिया है अपने अर्थशास्त्र में सिद्धांत। तो इसमें एक है राजा, दूसरा है राज्य क्षेत्र, ठीक है, एक है दुर्ग, एक है अमात्य, अमात्य खैर ऊपर आता दूसरे नंबर पर, कोई नहीं, एक है सेना, एक है कोष, एक है मित्र। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो राजा है, राजा की तुलना करी जाती है सिर से यानी हेड, यानी राज्य का जो सिर है वो राजा है। राजा खत्म, हेड खत्म। राज्य क्षेत्र की तुलना करी जाती है जंघाओं से, जंघा जितना बड़ा राज्य क्षेत्र होगा
उतना ही राजस्व आएगा, उतनी बड़ी प्रजा होगी, तो जंघा से तुलना की गई है। अगला दुर्ग, इसकी तुलना की गई है भुजाओं से। भुजा, दुर्ग मतलब किला, जितना खूंखार और बड़ा आपका किला होगा, यानी आपकी भुजाएं, शरीर में जो योगदान भुजाओं का होता है वो आपके किले का है। भुजाएं तकड़ी है तो व्यक्ति आपसे जल्दी से पंगे नहीं लेता, और किला खतरनाक है तो जल्दी से कोई सेना आक्रमण नहीं करती। अगला है अमात्य। अमात्य की तुलना की गई है शरीर के अंगों में आंखों से। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। तो आपको पता होगा राजा तो हर व्यवस्था जाके देखेगा नहीं ना लोगों के बीच, देखना किसे है? मंत्री को, अमात्यों को। तो राजा जो कुछ भी देखता है वो मंत्रियों की सहायता से देखता है, यानी अमात्य की सहायता से देखता है। अगला है सेना। सेना की तुलना की गई है मस्तिष्क से, यानी ब्रेन, मस्तिष्क। कब इसका रुख बदल जाए, कब कुछ बदल जाए पता नहीं है, ठीक है। सेना का मनोबल टूट गया तो खत्म, ठीक है। और सेना में अगर जज्बा है तो युद्ध जिता देगी, तो कुछ भी हो सकता है। कोष, इसकी तुलना की गई है मुख से। मुख, जितना पैसा है इंसान उतना ही बोलता है, ठीक है। पैसे के बल पर आदमी बोलता है, करता है। तो जिस राज्य के पास राजकोष है वो कुछ भी कर सकता है, जो मर्जी वो बोल सकता है, जहां मर्जी आक्रमण कर सकता है। और मित्र, एक पड़ोसी राज्य से है इसका मतलब, और इसकी तुलना की गई है कान से। कान यानी वार्ता, क्या हो रहा है दुनिया और राज्य क्या सोच रहे हैं, तो वो आपको एक जो मित्र राज्य है वो सही से बता पाता है। यह है चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत जो अर्थशास्त्र में है। अब आपको पता होगा तो मुझे बताइएगा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसका प्रकाशन किस व्यक्ति ने किया था? पहला प्रश्न है आपके लिए। और दूसरा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कौन से अध्याय से यह लिया गया है सप्तांग सिद्धांत? ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा मेरे को सर्च करके, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। जमीन का वास्तविक स्वामित्व राजा में निहित था, प्रजा राजा की खाए कर थी। खाए कर का मतलब क्या होता था? खाए कर का मतलब यह होता था कि वो लोग जो राजा की दी गई जमीन पर उगा रहे हैं, मतलब अपना खेती वगैरह कर रहे हैं, और बदले में राजा को कर दे रहे हैं, यानी खा रहे हैं और कर दे रहे हैं, खा रहे हैं और कर दे रहे हैं, उन्हें कहते थे खाए कर। तो पूरे जमीन का जो स्वामी होता था वो कौन था? वो तो राजा था। यानी जितने लोगों के पास जो जमीन थी, कहने के लिए उस पर अधिकार सब पर राजा का था, राजा ने लोगों को दे रखी थी उस पर काम करने के लिए। तो वो क्या होते थे? वो कहलाती थी प्रजा, जो है वो खाए कर कहलाती थी, ठीक है। तब तक राज्य की भूमि पर आजीविका चला सकते थे लोग जब तक राजा चाहे। अगर राजा चाह रहा है तब तक वो खेती करेंगे, और नहीं चाह रहा है तो वो उनसे छीन ली जाएगी। और ऐसा कई बार हुआ है, कई बार लोगों की जमीन छीनी गई और उस कारण से खाएकारों का विद्रोह भी हुआ है। कई बार राजा की तरफ से कुछ कठोर कदम उठा लिए गए खाएकारों के खिलाफ, ठीक है। तो ये वो समुदाय थे, ये वो लोग थे जो जमीन पर खेती करते थे और बदले में कर देते थे। राजा रोत या गूठ में जिसे जमीन देता था उसे थातवान कहते थे। देखो, मैंने आपको बताया भूमि दी जाती थी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मंदिरों को भूमि दान में दी जाती थी, तीर्थ यात्रियों के लिए उसे गूठ भूमि कहते थे, बहादुरी के लिए खिताब दिया जाता था उसे रोत कहते थे। बेसिकली जो जमीन होती थी उसे कहते थे थात। थात मतलब है जमीन, और थात जिसे दी जा रही है, जमीन जिसे दी जा रही है वो है थातवान। यानी थातवान जो था वो कौन था? जिसको भूमि दी जा रही थी, तो वह थातवान अर्थात भूमि का स्वामी कहलाता था। तो थातवान कौन होते थे? जो भूमि के स्वामी होते थे। राजा के पास भूमि के अधिकार होते थे, बट कुछ भूमि के अधिकार राजा कुछ लोगों को दान कर देता था। मंदिरों को दान कर दिया गूठ भूमि, ऐसे ही किसी बहादुर व्यक्ति को दे दिया रोत भूमि, अब वो बन जाते थे उसके थातवान। इस तरीके से थातवान जो होते थे एक छोटी भूमि के प्रमुख होते थे। थातवान को अपनी जमीन पर स्वयं खेती करने और अन्य लोगों को देने का अधिकार था। अब थातवान भूमि का मालिक बन गया है, अब वो चाहे तो स्वयं खेती कर ले, और नहीं चाहता तो ठीक है किसी और को भूमि दे दे, वो उस पर अपना कुछ उगा लेगा, खा लेगा और बदले में कुछ आपको दे देगा। तो थातवान भूमि का प्रमुख बन जाता था। खाएकर, खाई हुई जमीन पर कर देने वाला व्यक्ति, मैंने बताया खाएकर कौन होते थे? जो जमीन होती थी उस पर जो खेती कर रहा है, खा रहा है और साथ में कर दे रहा है, वो खाएकर था। जो अनाज और नकदी दोनों देता था, यानी कर के रूप में वो अनाज भी दे और नकदी भी देता था, दोनों ही खाएकर जो है वो टैक्स के रूप में देते थे।
एक शब्द है सिरतन, स्टार लगा देना 3। सिरतन वो होता था जो नगद टैक्स, यानी नगद टैक्स को सिरतन कहा जाता था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है कि नगद टैक्स को क्या कहते थे, सिरतन कहते थे। इसके अलावा एक होता था आपका कैनी। कैनी वो समुदाय था जो खेतों में दास का काम करता था, यानी भूदास, जो बिल्कुल खेत में काम करते थे, दास का काम करते थे, एज ए मजदूरी की तरह काम करते थे। उन भूदासों को क्या कहा जाता था, कैनी कहा जाता था। ऐसे दास जिनसे खेतों में कार्य करवाया जाता था उनको कैनी कहा जाता था। तो ये भी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक। परंपरा के अनुसार उपज का छठा भाग कर के रूप में वसूला जाता था। देखिए 1/6 जो कर की दर है वो भारत में धार्मिक ग्रंथों की दर है, यानी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, परंपरागत जो हमारा क्लासिकल रेट है टैक्सेशन की, वो 1/6 है, 1/6। कहते हैं 1/6 में ज्यादा भार नहीं पड़ता है प्रजा पर, और साथ में राजा के लिए भी पर्याप्त राजस्व आ जाता है। अगर आप 1/6 को निकालेंगे तो ये लगभग कुछ 17-18% बैठेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि आगे चल के इसे 1/4 भी देखा गया। आप देखेंगे कि मिडविल हिस्ट्री में इसे 1/4 भी, और कुछ शासक तो ऐसे हुए जिसने इसको 1/4 से कोशिश करी 1/2 करने की, 1/3 करने की। इसमें आप कुछ नाम सुनते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। दोआब क्षेत्र में एमबीटी ने भी ऐसा करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा दर होती है, और अंग्रेजों ने तो तौबा ही कर दिया था। फिर उनकी जो 3 व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था थी उनकी, रैयत वाली व्यवस्था, तो उसमें भूरायस्व की दर तो 50% से भी ज्यादा थी। लेकिन जो क्लासिकल एक दर है जो हमें मिलती है वो 1/6 मिलती है। चंदों के समय भी वो जो थी वो 1/6 थी, यानी जितना आप अगर 6 रुपए का माल उगा रहे हो तो उसमें से 1 रुपया राजा का होगा। और ये 1/6 जो दर होती थी, इससे गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। 3 स्टार लगा लेना इंपोर्टेंट है कि गल्ला छहाड़ा क्या होता था, इसकी दर पूछ सकता है, या गल्ला छहाड़ा क्या था। ये बेसिकली टैक्स था, भूराजस्व था जो राजा वसूलता था, और ये कितना होता था, 1/6 होता था। ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर के जो हमें चर्चा मिलती है चंद प्रशासन में, वो लगभग 68 प्रकार के करों की मिलती है, 68, और जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता था, 36 और 32। 36 को बोलते थे 36, और 32 को बोलते थे 32। यानी आपसे कुछ बोले 36 और 32 क्या था, तो बोले बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के कर थे, राजकीय कर थे, जिन्हें 36 या 32 कहा जाता था। टोटल अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये बनके बन जाएगा क्या, आपका 68। अब हमें चर्चा करनी है कुछ महत्वपूर्ण करों की, जो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मेन कौन कौन से इनके कर हुआ करते थे, उस पर हमें बात करनी है। इससे पहले हम बात करें, उससे पहले, कि भूमि माप की जो मेन इकाई चलती थी वो चलती थी नाली, भूमि इकाई की प्रमुख थी। इसके अलावा ज्यूला, विसा, अधाली, पालो, मसा, ये कुछ प्रमुख इकाई होती थी नाप तोल की। ठीक है, कुछ नाप की थी, कुछ तोल करने की थी। जैसे सामान्यतः 20 नाली जमीन होती थी तो उसका मतलब सामान्यतः 1 एकड़ क्षेत्र से होता था। ऐसे ही ज्यूला जो है वो लगभग 10 कुंटल के बराबर होता था, 10 कुंटल, आज हम कुंटल बोलते हैं। और अधाली जो है वो लगभग 15 किलो का होता था, अधाली 15 किलो का होता था, यानी लगभग 3 धड़ी का। ठीक है, इसके अलावा ये मैं बता चुका हूं कि 36 और 32 प्रकार के कर होते थे, 36 32 कहते थे। ठीक है, जो लगभग टुकड़ी मिला के कितने होते थे, 68। अब बात करने हैं कुछ प्रमुख कर, ये 2 बार रिपीट हो गया है, इसको थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट, अगला है कुछ प्रमुख कर। अब यहां से इंपोर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछता है भाई, वो महत्वपूर्ण है। पहला एक कर है जूलिया, महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना, दो स्टार लगा लेना, जूलिया। ये क्यों वसूला जाता था, क्योंकि देखिए कई बार जो नदी नाले होते थे उन पे पुल बनाना होता था, तो नदी नालों पे जो पुल बनाया जाता था और वहां से जो व्यापारी वर्ग या कोई भी गुजरता था तो उसके लिए कर लिया जाता था, और उस कर को कहते थे हम जूलिया। ये एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, एक साइड टैक्स आ जाएंगे, एक साइड क्यों लगते थे ये आ जाएगा। तो जूलिया जो है वो क्यों लगाया जाता था, बेसिकली नदी के पुलों पर लगता था। ठीक है, जिसे सांगा भी कहा जाता था।
खैर जूलिया जो लगता था वो नदी के पुलों पर लगता था, ये ध्यान रखिएगा। अगला एक कर है सिरती, जैसे आपने अभी नाम सुना था सिरतन, तो जो नगद कर होता था उसे सिरतन कहते थे, या जिसे हम कहते थे सिरती। एक होता था वैकर, ये दोनों स्टार लगा लेना, तीन, सिरती और वैकर, यानी ये सिरती को सिरतन भी कहते हैं। सिरतन नगद कर होता था, और जो अनाज के रूप में टैक्स दिया जाता था उसे वैकर कहते थे। वैकर मतलब अनाज कर, सिरतन मतलब नगद कर, ठीक है। एक होता था हिलियानी अधूल। ये हिलियानी अधूल क्या होता था, कई बार ऐसे होता था बारिश पड़ती थी, तूफान आता था, तो सड़कें खराब हो जाती थी, आज भी हो जाती हैं। तो जब सड़कें खराब होती थी तो उसके लिए ये टैक्स लिया जाता था, और फिर इससे सड़कों की मरम्मत होती थी। हर काम जो चलता था वो टैक्स से ही चलता था, और आज भी ऐसे ही होता है, आप देखिएगा। पर टैक्स के रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है। तो बेसिकली बरसात में सड़कों की मरम्मत हेतु जो लिया जाने वाला कर था उसका नाम था हिलियानी अधूल, ठीक है। इसके अलावा एक कर था आपका रोलिया देवल्या। रोलिया देवल्या कर जो लगाया जाता था वो देवी देवताओं की पूजा के लिए, जब कभी कुछ यज्ञ करा जाता था, कुछ भी ऐसा भव्य आयोजन होता था, भंडारा होता था, तो उसमें खर्च होता था, तो उसके लिए अलग से लोगों से एक टैक्स लिया जाता था, जिसको रोलिया देवल्या कहते थे, रोलिया देवल्या। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें लोग भी खुशी से देते थे, अपनी इच्छा से कुछ भी उन्हें देना है कि ठीक है भाई भगवान का पूजा पाठ हो रहा है। आपने गांव में देखा होगा कि गांव में आज भी मंदिरों में जब झांकी का या कोई आयोजन होता है, कुछ भी इस प्रकार से निकलता है, तो गांव में भी हर परिवार से कुछ पैसा लेने के लिए आते हैं, चंदा जिसे बोलते हैं। और चंदे का काम से होता क्या, भंडारा वगैरह होता है। तो वो चंदा आज बोलते हैं, उस समय पर उसको क्या बोलते थे, रोलिया देवल्या कहा जाता था। इसी प्रकार से एक कर होता था दस्तूर। दस्तूर तो एक प्रकार का नजराना था। नजराना क्या होता है, जब हम किसी के सम्मान में कुछ पेशकश करते हैं उसे नजराना कहते हैं। तो ये क्या होता था, ये जब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति राजा से मिलने के लिए आता था, यानी राजा से बात करनी है, कुछ भी करना है, तो ऐसे थोड़ी ना आएंगे कि खाली हाथ आ जाएंगे। आप किसी मंत्री के यहां जाएंगे मिलने के लिए तो सीधी सी बात है कुछ मीठा उठा लेके जाएंगे। तो उस समय पर जो राजा के पास लोग मिलने जाते थे, कुछ लेके जाते थे, तो वो साथ में नजराना लेके जाते थे। कुछ भी ले गए, कुछ बढ़िया सी चीज है घर में बनी है ले गए, देसी घी ले गए, ठीक है, या फिर कोई बढ़िया गुड़ बना है तो उसको लेके चले गए, कोई भी आइटम है बढ़िया ले गए, तो उसको क्या कहा जाता था, दस्तूर कहा जाता था, खाली हाथ नहीं। उसके बाद एक होता था साहू या साउली। ये बेसिकली टैक्स लिया जाता था लेखकों के लिए, जो राइटर्स थे वो रखे जाते थे दरबार में, और वो लिखते थे कि आपने देखा होगा कई राजाओं के समय कई पुस्तकें लिखी गई, तो उनका काम लेखन था, और उनके लिए अलग से उनको जो वेतन दिया जाता था, उनको जो पैसा दिया जाता था, उसके लिए टैक्स लगता था, जिसे साउली कहते थे। इसके अलावा एक होता था खैनी कपिलनी। यहां खैनी जो है ये कैनी से है। कैनी कौन होते थे, दास, खास करके जो भूदास होते थे। लेकिन खैनी कपिलनी कौन होते थे, ये क्या होता था, ये एक प्रकार का ऐसा टैक्स था जिसके समय आपको दास बनना पड़ता था कुछ समय के लिए। दास क्या होते हैं, दास वो होते हैं जो काम करते हैं लेकिन पैसा नहीं लेते, जिसे हम बोलते हैं वेगार, यानी बिना पैसे के काम करना। तो लोग उस समय बिना पैसे के भी काम करना ही होता था, जिसे आमतौर पर हम कुली वेगार कह सकते हैं। इसी प्रकार का एक टैक्स आप देखेंगे मौर्य काल और गुप्त काल में था, जिसे बिष्टी कहते थे। बिष्टी यानी वेगार कर, यानी कोई भी काम राज्य के अधीन होना है तो उसके लिए हर घर सिरे से लोगों को मुफ्त में काम करना होगा। तो ये जो टैक्स होता था इसे कहते थे खैनी कपिलनी। इसके अलावा एक टैक्स होता था कनक। आपने सुना होगा कनक कनक ते सो गुने, मादकता अधिक खाए, जो खाए वो राय, जो पाए वो राय। सुना है ऐसे कुछ, हिंदी में मैंने सुना था कहीं बहुत पहले, कनक कनक। तो कनक में कनक का जो मतलब होता है, एक कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। यहां जो कनक टैक्स का मतलब है, इसका मतलब सोने से है। तो ये जो स्वर्ण व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे सोने का अलग अलग राज्यों के साथ में, तो उनसे स्वर्ण धूल के रूप में एक टैक्स वसूला जाता था, जिसे कहा जाता था कनक। इसके बाद में एक होते थे आपके पोरी। पोरी जो होते थे, यहां पोरी टैक्स क्या था, ये पोरी टैक्स था प्रहरियों के लिए। जैसे गांव में प्रहरी होते थे, इसी प्रकार से गांव में प्रहरी की तरह अलग अलग राजधानी में भी प्रहरी हुआ करते थे। तो प्रहरियों के लिए एक टैक्स अलग से होता था रखवाली के लिए, और उस टैक्स को बोलते थे पौरी टैक्स, पौरी। तो प्रहरी से ध्यान रखिएगा, पौरी। एक होता था मांगा।
ये तब लिया जाता था, मान लीजिए युद्ध छिड़ गया, युद्ध चलना है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भारती चंद के साथ, भारती चंद के समय डोटी से युद्ध हुआ और उसने विजय हासिल करी 12 वर्षों के युद्ध के बाद। कीर्ति चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण। तो जब युद्ध होता था उस समय पर एक टैक्स लिया जाता था लोगों से, जिसे बोलते थे मांगा। इसके अलावा एक होता था साहू, ये मैं बता चुका हूं, साहू कह दो या साउली कह दो, लेखक को दे होता था ये, ठीक है। एक होता था कमीनाचारी या सयानचारी। तो ये वो होता था, आपको पता है गांव या गांव के लेवल पर टैक्स वसूलने का काम, जो मेन हेड था गांव का वो कौन था? सयाना था, बूढ़ा था, कई जगह कमीना भी कहते थे। तो इनको भी जो वेतन दिया जाता था वो भी तो दिया जाना है, तो इनको व्यवस्था संभालते थे, इनको वेतन देने के लिए जो टैक्स लिया जाता था वो कमीनाचारी या सयानचारी होता था। यानी किसानों से लगान वसूलने वालों वह सयानों को देकर था, ठीक है। एक होता था टांड कर या जिसे तान कर कहते थे, इस पे 4 स्टार लगा देना, ये बुनकरों से लिया जाता था। बुनकर कौन हो गए भाई? जो भी कुछ काम करते थे, कताई बुनाई का काम कुछ भी करते थे, तो उनसे कर लिया जाता था, जिसे तान कर कहते थे। तान, तान का मतलब जो होता है धागे तार से होता है, तो समझ जाना। अगला एक कर था बजनिया। तो ये भैया राजा को कुछ अलग शौक भी थे। राजा हफ्ते भर में जब आप लोग थक जाते होंगे तो कई बार मूवी वगैरह देखते होंगे, तो उस समय पे जो राजा हुआ करते थे तो वो अपने राजमहल में जो है वो देखा करते थे नाच, ठीक है, नर्तक और नर्तकियों का। तो जो नर्तक और नर्तकियों को जो पैसा दिया जाता था तो उसके लिए एक टैक्स लगाया जाता था अलग से, जिसका नाम था बजनिया। तो बजनिया एक टैक्स होता था, वो नर्तक और नर्तकियों के लिए लिया जाता था। खास करके ये वो टैक्स हैं जिनको आप थोड़ा सरसरी नजरों से देख लेना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकता है बढ़िया तरीके से। इस पूरी पीडीएफ को निकाल लेना। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिली है उन लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। अब अगली हम बात करते हैं जी चंद्रवंश के पतन के कारण क्या थे। यार एक लंबे समय तक चंद्रवंश रहा है, आप सोचिएगा कि लगभग 1000 साल चंद्रवंश रहा। कुछ तो खूबी होंगी, बिल्कुल खूबी थी भाई। शुरुआत में जो चंद शासक थे, सोमचंद के बाद में और थोरचंद उसके बाद के जो शासक रहे हैं, ठीक है, उनमें एक दम था, ठीक है, उनकी शक्ति में, उनके प्रबंधन में एक दूरदर्शिता थी, जिससे कि वो चंद वंश को आगे तक खींच करके ले गए। लेकिन जो बाद के शासक आए उनमें वो स्किल नहीं थे, उनमें वो कौशल नहीं थे, और यही कारण रहा कि चंद वंश का पतन हो गया। तो बात करते हैं पतन के कारण क्या रहे। चंद राजाओं ने अपनी शक्तिशाली सेना के माध्यम से डोटी, डोटी समझ गए, नेपाल का राज्य, आपको बताना है डोटी पर किस वंश की सत्ता थी। उत्तराखंड के पवार वंशीय राज्य को पराजित किया, बिल्कुल हराया है, आपने देखा होगा भाई, ठीक है। इन्होंने पवारों को भी पराजित किया और डोटियों को भी पराजित किया, और डोटियों को पराजित करने में बहुत बड़ा रोल था भारती चंद का, जिसने डोटियों से स्वतंत्र करा करके चंदों की स्वयं सत्ता स्थापित करी। तो ऐसा किया है इन्होंने, ठीक है। इस वंश में रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, बालो कल्याण चंद जैसे योग्यतम राजाओं ने राज्य किया। उन्होंने अपनी योग्यता एवं राजनीतिक कुशलता से न केवल चंद राज्य को शत्रुओं से सुरक्षित किया, वरन राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया। देखो सीमा तो बनी है, आपको पता होगा, ठीक है, सोड़ क्षेत्र, सीरा क्षेत्र, थल क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो यह काम किया है, ठीक है। परंतु परवर्ती चंद राजाओं के काल में सेना की शक्ति क्षीण होती चली गई, और क्षीण भी हुई, और साथ साथ जो राज्य था, राज्य का जो दरबार था, उसमें षड्यंत्र होने लगे, लोगों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, और फाइनली हुआ क्या कि इस कमजोरी का फायदा उठाया गोरखाओं ने, और इस प्रकार से गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो गई। हम बात करते हैं कि कौन कौन से कारण थे जो चंद वंश के पतन के रहे। इसमें पहला कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। देखिए कुल मिलाकर के 62 शासक रहे हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि कुछ शासक इतने लाजवाब थे जिन्होंने बहुत काम किए, राजधानी परिवर्तन, ये किला बनाया, वो किला बनाया, ठीक है, पवारों को रोक दिया, डोटियों से चीजें स्वतंत्र करा ली, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत सारे सुधार किए, न्यायिक सुधार किए, बहुत कुछ किए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि बिलासी थे, जो लखुली विराली जैसे नाम मिलते हैं, ठीक है, बिलासी शासक जैसे नाम मिलते हैं, एमबीटी जैसे नाम मिलते हैं। आप देखिए देवीचंद क्या कहते हैं, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। लक्ष्मीचंद डरपोक बिल्ली यानी लखुली विराली। बीड़ाचंद
क्या बोलते हैं, विलासी शासक। तो ऐसे कई नाम भी आपको जगह जगह चंद राजाओं के मिल रहे हैं। और लास्ट में आपने देखा होगा कैसे हुआ सत्ता के साथ, मोहनचंद गद्दी पर बैठा तो हमने गढ़वालियों को बुला लिया, पवार वंश के लोगों को बुला लिया। वहां का प्रद्युमन शाह आ गया, वो चला गया, मोहनचंद बैठा, फिर हमने कुछ कर दिया, हमने और किसी शिवचंद को बैठा दिया, और किसी को बैठा दिया। पूरा मामला षड्यंत्रों का बन चुका था। तो एक पहला कारण जो रहा है वो रहा है अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक, पढ़ लेगा इसको। दूसरा है दरबारी षड्यंत्र। मैंने आपको बता दिया दरबारी षड्यंत्र बहुत थे भाई। ठीक है, कोई एक गुट चाहता था ये राजा बने, एक गुट चाहता था ये राजा बने, तो ये भी एक समस्या थी। तो एक दूसरा कारण था दरबारी षड्यंत्र। तीसरा रीजन था पवार और डोटी राज्य से संघर्ष। यार ठीक है, संघर्ष में आप जीत जाओगे, लेकिन संघर्ष में क्या सैनिक नहीं मरेंगे, क्या पैसा खर्च नहीं होगा, क्या जनधन की हानि नहीं होगी, क्या राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या लोगों में डर दहशत नहीं बनेगी, क्या नहीं होगा, होगा। अब इतनी चीजें होंगी तो सीधी सी बात है राज्य कमजोर होगा। एक तरफ आप डोटियों से लड़ रहे हो, वहां पर आपका पैसा खर्च हो रहा है, एक और आप पवारों से लड़ रहे हो, वहां आपका पैसा खर्च हो रहा है। तो निरंतर जब ऐसा चलता रहेगा तो क्या होगा, आपका राजस्व खाली, राजस्व खाली होगा तो आप क्या करोगे, टैक्स बढ़ाओगे। जब टैक्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, जनता का शोषण होगा, जनता का शोषण होगा तो जनता आपके खिलाफ जाएगी, जनता चाहेगी कोई दूसरा बाहर से आ जाए, और ऐसे में जब चाहेगी दूसरा बाहर से आ जाए तो दूसरा आ जाएगा। गोरखा आ गए, हमें नहीं पता था कि गोरखा वो करेंगे जो शायद चंदों ने नहीं किया। ठीक है, गोरखा वो करेंगे, इतनी स्थिति भयावह कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जब गोरखा पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके की अतार्किक उनकी न्याय व्यवस्था थी, कोई तर्क नहीं था, कुछ नहीं था, क्या अंधविश्वासी व्यवस्था थी उनकी। ठीक है, तो बड़ा खतरनाक थी, हम उस पर बात करेंगे। तो संघर्ष एक बड़ी चीज थी। इसके अलावा रिक्त राजकोष, राजकोष खाली हो जा रहा है। देवीचंद जैसा शासक विक्रमादित्य बनने के चक्कर में राजस्व लुटा दे रहा है, हम संघर्षों में राजस्व लुटा रहे हैं, अलग अलग समुदायों को हमें पैसा देना पड़ रहा है, बहुत सारी भूमि रोत के नाम पे दी जा रही है, गुट के नाम पे दी जा रही है, ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। तो जो बेफजूली के खर्चे हैं उससे धीरे धीरे राजस्व कम हो गया। अच्छा, राजस्व कम होगा तो आप सेना नहीं रख पाएंगे भाई, आप सैनिकों को वेतन नहीं दे पाएंगे, और सैनिकों को वेतन नहीं दे पाएंगे तो सैनिक नहीं लड़ेंगे, आपकी सेना कमजोर हो जाएगी और सेना आपके लिए काम नहीं करेगी। और फिर से वही होगा, मैंने बताया दूसरा इस अवसर का फायदा उठाएगा जो गोरखाओं ने उठाया, और फाइनली 1790 में कुमाऊं पे किसकी सत्ता स्थापित हो गई, गोरखाओं की। तो आज हमारी इस क्लास में जो मेन चर्चा हुई है वो हुई है चंद वंश की व्यवस्था पर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आगे हम इस क्लास को करते रहेंगे। देखिए, ये क्लास हमारी बेसिकली लेखपाल पटवारी के लिए जो ऐप पर बैच चल रहा है उसके लिए जारी है, लेकिन आपको यूट्यूब पर भी ये क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, क्योंकि अभी उत्तराखंड की कोई क्लास जो मेरी थी पहले 3-4 क्लास ही डली है, उससे पहले कोई ऐसा कोर्स नहीं था मेरा उत्तराखंड की जीएस का। फिर भी अगर आप पटवारी लेखपाल का पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, जिसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उत्तराखंड की सभी क्लासें तो मिलेंगी, उसके अलावा आपको विविध की क्लास, हिंदी की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीएस की क्लास, वो सब भी साथ में मिलेंगी, यानी वो पूरा कॉम्बो मिलेगा। तो आप जुड़कर अगर पढ़ाई साथ में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।